नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, फिर से एक बार आपका स्वागत है वीडियो लेक्चर के माध्यम से। आज हम नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिटी। ओके, ऐसा चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ओके, नाम में क्या रखा है? चैप्टर देखो क्या बताना चाहता है वो समझना है हमें। तो पहले तो पीरियोडिक टेबल क्यों दिया गया था वो समझना पड़ेगा। पर्पस क्या था पीरियोडिक टेबल देने का? तो पर्पस ये है, सिबॉर्ग ने बताया। किसने बताया? सिबॉर्ग। सिबॉर्ग नाम है, सिबॉर्ग। बंद करता हूँ भाइयों, क्लियर? सिबॉर्ग। सिबॉर्ग ने बताया कि भाई पीरियोडिक टेबल क्यों नेसेसरी होता है, क्या जरूरत थी पीरियोडिक टेबल देने की। तो केमिस्ट्री की जो स्टडीज़ है, केमिस्ट्री के रिलेटेड जो भी स्टडीज़ है वो थोड़ी इजी हो जाए, टीचर्स को भी अच्छा रहे, स्टूडेंट को भी अच्छा रहे। एलिमेंट्स को वेल अरेंज करना ज़रूरी था। पहले क्या थे, एलिमेंट्स बहुत कम थे हमारे पास। बात करूँ मैं 1800 की, तो हमारे पास 31 जैसे एलिमेंट थे, मतलब बहुत ही कम एलिमेंट्स हैं। तो उस टाइम तो कोई ज़रूरत थी नहीं कि हम एलिमेंट को अरेंज करें। अभी मान लो कि भी 31 एलिमेंट्स ही है, तो फिर अरेंज क्या करें उसको। फिर धीरे धीरे हमारे पास 56 एलिमेंट हुए और आज हमारे पास 118 एलिमेंट है। कितने? किसी बुक में 114 भी लिखा होगा, क्लियर? आपकी बुक में कितने लिखे हैं? 114। हाँ, तो वो 118 हो गए अभी, क्लियर? बुक थोड़ा पुराना है, बाकी हमारे पास एलिमेंट कितने? 118 है, बराबर एलिमेंट। ये ध्यान रखना, बुक के अंदर 114 भी हो सकता है क्योंकि बुक थोड़ा पुराना है, क्लियर? तो पहले 31 एलिमेंट्स हैं, फिर हमारे पास 56 हुए और आज हमारे पास कितने हैं? 118 एलिमेंट है। तो पहले चलो कम एलिमेंट्स है, हम उसको क्लासीफाई ना करें, अच्छे से ना रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेटल नॉन मेटल पहचानने में इतनी परेशानी नहीं थी। मेटल की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी वो भी मतलब प्रॉब्लम नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ते गए उसको अरेंज करना हमारे लिए ज़रूरी था, क्लियर? इसीलिए पीरियोडिक टेबल नेसेसरी होता है। और बाकी क्या होता है कि ट्रेंड्स सब पता चलते रहते हैं पीरियोडिक टेबल से। बहुत सारी चीज़ें समझाना आसान हो जाती है अगर पीरियोडिक टेबल से अरेंज किया हुआ है तो। ऐसा सिबॉर्ग ने बताया। किसने बताया? सिबॉर्ग। खाली बात है, कोई काम की चीज़ नहीं ना। आज तक यहाँ से क्वेश्चन आया है ना आएगा, लेकिन बताना ज़रूरी था इसीलिए बता दिया। बुरा तो नहीं लगा किसी को? अब देखते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या देखते हैं? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। सब बातें है, क्या है? बातें होगी, वो बातों से ही करनी है। जब ओरिजिनल चैप्टर चालू होगा तब पढ़ने का चालू होगा। 2-3 दिन बातें चलेगी। क्या चलेगी? सिर्फ टॉकिंग। नहीं, टॉकिंग के अंदर ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी को ऐसा शौक़ हो तो वो अपना शौक़ पूरा कर सकता है, बाकी मेरे को ऐसा गंदा शौक़ नहीं। कंसेप्ट आएगा, खड़े रहेंगे, बाकी बातों में मेरे को कंटाला आता है वैसे, लेकिन बातें इंटरेस्टिंग है इसीलिए करेंगे। हाँ, वो बातों में कंसेप्ट मत ढूंढना मेहरबानी करके, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नहीं तो कुछ क्या है कि जहाँ कंसेप्ट होगा वहाँ ऐसे बैठे रहेंगे और बातों में एकदम साइंटिस्ट बन जाएंगे, क्लियर? चलो, जे भी आत्मा आवे हाल दे कपड़ू रुमाल। चलो, समझ गए? ओके, तो स्टोरी चालू करते हैं कि भाई किसने पीरियोडिक टेबल की, मतलब कैसे स्टार्टिंग हुई। चलो, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। चलो, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले आए थे डॉबरनर। कौन आए थे? डॉबरनर। कुत्ते का नाम जैसे नाम लग रहा है इसका, बराबर? चलो, तो डॉबरनर आए थे सबसे पहले। कौन? डॉबरनर। और डॉबरनर ने ट्राइड रूल दिया था। क्या दिया था? ऐसे ही लिखा है ना, ट्राइड रूल। क्या दिया था? ट्राइड रूल, बराबर। तो डॉबरनर ने जो दिया था उसको क्या बोलते हैं? ट्राइड रूल। उन्होंने क्या किया? 3-3 एलिमेंट को एक साथ लिया था। 3-3 एलिमेंट को एक साथ लिया था, और वो भी उनके एटॉमिक मास के हिसाब से। किसके हिसाब से? एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के हिसाब से लिया था। और थोड़ी बहुत उनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी, जैसे कि लीना के। क्या लिया था? लीना के। जैसे कि कार, स्कूटर, बाइक, यही है ना।
जैसे कि कल बाहर आई, तो ऐसे उन्होंने ट्राइड बनाए थे। क्या बनाए थे? ट्राइड। ट्राइड समझते हो ना, मतलब 3 एलिमेंट को एक साथ लिया, लीना के ऐसे कार स्कूटर बाइक और ऐसे कल बाहर आई। क्लियर? तो ये ट्राइड जो लिए थे वही याद रखने, हमें खुद से कोई ट्राइड बनाने नहीं। जो डॉवर्नर ने लिए थे वही ट्राइड बोल रहे। साइंटिस्ट में क्या है, जो उसने किया वो हमें बताना है, खाली खुद का दिमाग अंदर नहीं लगाना, क्योंकि ये हिस्ट्री है। क्या है? नहीं, हिस्ट्री में कंसेप्ट नहीं निकाल सकते, जो है वो सुन सकते हैं चुपचाप बैठ के। समझ गए? अच्छा, अकबर है बे लगन करे तैन एन मर्जी करे यानी कैपेसिटी है थी। चल लीना के समझ। अब इसका एटॉमिक वेट देखे तो कितना होता है? 7। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 39। और इसका कितना होता है? 23। तो आप देखोगे तो ये दोनों की एवरेज है। मतलब कैसे कि भाई 7 + 39 डिवाइड बाई 2, तो आपको नियरली क्या मिलेगा? 23। परफेक्ट तो नहीं मिलेगा लेकिन नियरली 23 मिल जाएगा। तो बात ये है कि उसने जो ट्राइड बनाए थे इसमें कोइंसिडेंस था। क्या था? कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक वेट का जो एवरेज था वो जो भी मिड वाला एलिमेंट था उसके एटॉमिक वेट के बराबर था। लेकिन ये नहीं फिर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, खाली ये जो दिख रहा है वहीं पे उसका रूल फॉलो करेगा, बाकी कहीं जाना मत आगे लेके इसको। समझे ना? अब कैल्शियम का बात करें कितना होता है? 40। इसका कितना होता है? 188। जो भी होगा इसका, इन दोनों की एवरेज ये आएगी। समझ? रट्टा मारने का नहीं होता है अपने को, 20 तक आता है बहुत हो गया, बाकी कोई पूछता नहीं कि बैरियम का कितना है ऐसे। समझ गए कि नहीं? अपने को खाली ये पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में पहले कौन आया? डॉवर्नर ने। उसने क्या बनाया? ट्राइड रूल। ट्राइड रूल की स्पेसिफिकेशन क्या थी कि भाई उसका पहले का एटॉमिक मास ने लास्ट वाले का एटॉमिक मास, बीच वाले का एटॉमिक मास के जितना। ट्राइड रूल में जो 3 एलिमेंट थे उसमें क्या समानताएं थी? तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम थी। केमिकल प्रॉपर्टी समझते हो? मान लो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये भी करेगा, ये भी करेगा। समझ गए? इसको केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। मान लो इसके ऊपर एसिड डालो नहीं, ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे तो ये भी, ये जितना एक्टिव है उतने सब एक्टिव। इसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। मान लो इसमें से कोई अगर बोल दे मेरे को ये नहीं करना है, बाकी सब बोले हम भी ये नहीं करेंगे, मतलब इनके अंदर प्रॉपर्टी सेम थी, मैच कर रहे थे एक दूसरे से। और दूसरा ये था कि भाई ये एक कोइंसिडेंस हो गया था। क्लियर? आगे ज़्यादा अंदर एकदम डॉवर्नर के अंदर घुसना नहीं है, और भी चैप्टर है आगे। क्लियर? बस डॉवर्नर में इतना ही ट्राइड रूल दिया था, नहीं ये उसकी स्पेसिफिकेशन थी, खत्म। न कौन से ट्राइड्स थे उसके, तो ये लीना के कार स्कूटर बाइक और कल बाहर आई। लिख दो, है खत्म। नहीं इसके लिए इसको कुछ मिला होगा, मतलब किसी ने मेडल दिया होगा तो वो लिखा होगा। न मेडल देने का काम करता है द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। वो लंदन निकाल के धानेरा मत कर देना, समझ गए ना? न कुछ तो रमून करके आएंगे। रॉयल सोसाइटी की बात है, स्कूल की बात नहीं चल रही है। बराबर? अवार्ड मिले होंगे इसको, किसको? डॉवर्नर को। हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं आता है कभी एग्जाम में, पर खाली ऐसे पढ़नी पड़ती है कि भाई खबर है कि हिस्ट्री खबर है ही बस। પેલું બધું કમ્પલસરી નહીં હોય, એવું બધું કશું ટેબ્લેટ એવું એ તમારી ઈચ્છા હોય તો જ. એવું કમ્પલસરી નહીં કીધું ને તમને કશું? હા તો એ કમ્પલસરી નહીં કશું ટેબ્લેટ ને એવું બધું, તમારી ઈચ્છા હોય તો લાવવાનું. ના મારું માનો તો કોઈ જરૂર નહીં કશું. પ્રોજેક્ટર હે તો ખરા ઉપર, ખોટા પૈસા વગાડીને શું કરવાનું? ને હાલ લાવશો ને તમે તો કેવું લાવશો? કહો ભંગારી જેવું લાગશો. સમજાવું, સીધી વસ્તુ 10-15 હજારનું.
ને આગળ જઈને કશું કામ આવશે નહીં તમારે, એટલે વેસ્ટેજ જશે. એમ કરતાં કોલેજમાં જઈને મોંઘું લાવવાનું 50-60 હજારનું, પછી એપલનું લાવો કે બધું ડુંગળીનું લાવો, ગમે તે લાવો, પણ પછી લાવવાનું હાલું જરૂર બધું ખાલી એમને વાહિયાત લાવીને કશું કોઈ જરૂર નહીં. એ તો જોઈ લેવાનું પ્રોજેક્ટરમાં એકાદું એવું હોય તો, મોબાઈલમાં પણ કોઈ જરૂર નહીં કશું તમારે આંખો બગાડવાની ખોટી. શું જરૂર? બધું ભણાવી તો રહ્યા બધા, ખાલી એમને એમ ટાઈમ પાસ. બધા ભણાવે છે ને બધું, બધા સાહેબો આવે ને તમારે ઇંગ્લિશ, સંસ્કૃત, કમ્પ્યુટર, અરે ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી, બાયોના, બસ તો પતી તો ગયું. એટલે તમારે 11 વાળાને છો ડાયા થવાની જરૂર છે, બધું એટલું બધું કરવાની, ખાલી જલસા કરો કે તે હજી પછી ભણવાના આવશે એટલે ભણ લઈશું. ઉતાવળ હું માટે થોડું થોડું ભણવાનું જેટલું ભણાવીએ એટલું હમણાં તો, પછી તો એકદમ ગોડા થઈ જાવ તમે વધારે ભણશો તો. માપનું ભણવાનું જેટલું અહીંયા ભણાયું ટેસ્ટ હોય એટલું ભણ લેવાનું બધા સબ્જેક્ટમાં, ને બરોબર જ છે, બરોબર જ ભણી રહ્યા એમ, પછી વધારે ભણવાની જરૂર નહીં ખોટું. પછી છેલ્લે ને હમણાં ભણી ભણીને હેરાન આમ કેવું થાકી જશો, પછી છેલ્લે ભણવાના આવશે એટલે એમ કે પહેલાં તો ભણ્યા હતા, એવું કરવાની જરૂર નહીં કશું. ફિઝિક્સવાળા તમે કહો સાહેબને, ના એમડી સાહેબને કહેવાનું, એમડી સાહેબને કહો કે ભાઈ એમાં ફિઝિક્સમાં મોકલો સાહેબ. મને ના પાડી કે તારે તારા સબ્જેક્ટની જ પંચાયત કરવાની એમ, એટલે હું મારી જ કરું ને મારી ઈચ્છા બી નહીં, બધું ખબર નહીં વાતાવરણ એ તત્વોને હાથમાં લેવાની. ચલો મને મારું ગમે બસ, આખા ગામની ચિંતા નહીં, હું એ મેનેજમેન્ટ કરવાની આવ્યો, ભણાવવા આવ્યો. સાચી વાત ને ભાઈ, આઈ એમ એમ્પ્લોય નોટ ટ્રસ્ટી. ચલો નોકરી કરતા है भाई भाई. चलो એ બધું સાહેબને કહેવાનું, તમારે જે હોય મંડી સરને કહેવાનું, એ તમારે જે કમ્પ્લેન હોય એમને કહીએ કરી શકાય. સમજો મારી હોય તો મને કહી દેવાની, મારું હશે હું સોલ્વ કરી આલે, કોઈ બી હશે તો. બીજું જે હોય ને સાહેબને કહી દેવાનું ડાયરેક્ટ, સમજ્યા? મોનિટર હોય ને એમને કહી દેવાનું સાહેબને, એ ખબર હોય થોડું ફિઝિક્સનું હે મને, પણ તમે કહેશો તો સારું લાગશે, હું કહે તો મજા નહીં આવે એમ, સમજ્યા? પણ હું કહું બોલો હર્ષ્યું આપણો દોસ્તાર ખોટું એમ મજા ના આવે ભાઈબંધ, એમ કહેતા તમે કહી દો ને તો કોઈ ના, હું ભેગો ખરા તમારે, મજા સમજ્યા? ને ઓનલાઈનમાં ડાયા થવાનું જ નહીં ખોટું. શું તમને કહું, થોડી વાર સારું લાગશે, ઓનલાઈન બધું ભણશો ને લાગશે કે હો બધું આવડે મજા આનો આમ તેમ, પછી કશું આવડશે નહીં અંદરથી, બધું નહીં આવડતું એવું થાય કે આપણે પ્રથમને બધાને હું ઓનલાઈન જ કરતો હતો બધું થયું ડીસાથી, પછી આમ કે હો બધું થયું હો પછી આવી બધું ટેસ્ટો લેવાનું ચાલુ કરે, 66 માર્ક્સ આવ્યા હતા પહેલાં ટેસ્ટમાં 180થી, એટલે એવું થઈ જાય. પછી ઓલી પ્રિયાંશીને જેવું થતું હતું, એની અલગ પાંડેના વિડીયો દેખતી હતી બધા, તો આમ કેવું મારથી આગળ દોડે, મારથી આગળ દોડે, મારથી આગળ દોડે, પછી કશું નહીં, પછી છેલ્લે 10 દાડા નેટ કર્યું તો એ કશું થયું ના, એટલે ઘણું ડાયું ના થતા પાછા. એટલે કહું હું તમને ભાઈ તમારી ઈચ્છા બધા કરી શકું કંઈ બી, ખબર કશું થતું નહીં ઓનલાઈનથી. પણ આ તો હું ઓનલાઈન શું સમજે, સ્કૂલોએ ફી ઉઘરાવવા માટે કાઢેલી સ્કીમ હે, બીજું કોઈ નહીં. બીજું એટલે આપણે તો ઓનલાઈન નહીં ચાલ્યું એટલે સારું થયું ઓફલાઈન બોલાય. હાલ ઓનલાઈન શું બધી સ્કૂલો બંધ પડી છે, તો કોઈક સ્કીમ તો જોવો ને ભાઈ, પબ્લિક જોડેથી પૈસા લેવાના, તો એમ કે ઓનલાઈન લાવો એમ, બીજું કોઈ નહીં. ચલો કયો હતા, અને કોઈ મોડું નહીં, બધું કન્ટેન્ટ ઓનલાઈન મૂકી દે બધા પોતપોતાનું, ના મૂકે કોઈ ભાઈ, કે મારું ઓર્ગેનિક હું કદી ના મૂકું ઓનલાઈન, કે મારી માસ્ટરી હું થોડી મૂકી દઉં, એવી રીતે વાત કરે આમ, એટલે કોઈ નહીં મૂકતું કશું મેઇન કન્ટેન્ટ હોય બધું, વાતો કરવાની બધી મૂકી દે. ચલો કયો હતા, खबर पड़ी ने डॉबरनर गयो तो डॉबरनर सक्सेस नहीं हुआ इतना, ने डॉबरनर का जो ट्रायल रूल था ना उसकी कुछ लिमिटेशन थी. क्या थी लिमिट, जब उसके अंदर वो लिमिटेड एलिमेंट को लिया गया था, ने ट्रायड तक ही काम कर रहा था, आगे जाके काम नहीं कर रहा. मान लो मैं आगे जाके अगर देखूँ, समझो कि भाई ली ना के तो ठीक है, अब इसके आगे जाऊँ, रब से फरिया, अब इसका और इसका एवरेज निकालोगे ना तो उतना नहीं आएगा. જેનો તકલીફ હોય ને નીકાળીને જોઈ લે,
समझे? बाकी विश्वास कर दे वालों कि इसका और इसका एवरेज निकालो तो इतना नहीं है, समझ गए कि ना चूल उपड़ी है। तो इसका एटॉमिक मास जो भी है वो दिया होगा बुक के पीछे, इसका भी दिया होगा प्लस प्लस बाय 2, समझ गए? नहीं आएगा किधुन नहीं आएगा। हाँ चल सब में ऐसे ही कि वो ट्राइड तक ही फॉलो करता है, आगे फॉलो हार लो एक बताई दो तो बार ओ से FCl और Br। इसका होता है 19, कितना होता है 19, नहीं इसका होता है 80, कितना होता है 80। लो लाओ जो एवरेज आए, लाओगे हूँ जो कितना आ रहा है 49। हाँ इसका 49 होता है, इसका होता है 35.5। हवाएगी ना डॉबनर नहीं, फ्लॉप हो गया ना डॉबनर। तो डॉबनर का ट्राइड सब जगह काम नहीं कर रहा था, खाली उसने बोला वही काम कर रहा था। ईच एंड एवरीवेयर डॉबनर ट्राइड इज नॉट वर्किंग, डॉबनर ट्राइड इज वर्किंग एट दैट डॉबनर सेड, समझे? तो ये लिमिटेशन थी डॉबनर ट्राइड की। चलो अभी देखते हैं डॉबनर के बाद आया के, कौन आया के, डॉबनर के बाद आया था के मतलब कान कार्टेस। क्या नाम था उसका? कार्न कार्टेस। कार्न कार्टेस, कार्न कार्टेस। तो जो डॉबनर के बाद आया था उसका नाम था कार्न कार्टेस। अब इसने क्या बोला कान कार्टेस ने? तो कान कार्टेस ने सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल दिया था। क्या दिया था? मतलब उसने पीरियोडिक टेबल ऐसे बना दिया, सिलेंडर तो समझते हो ना, सिलेंड्रिकल शेप में दिया था उसने पीरियोडिक टेबल। किसने? कान कार्टेस। अभी हमारे पास कैसा शेप है? ऐसा शेप है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का शेप है। इसने शेप को ऐसा कर दिया था, कैसा? सिलेंडर। बस खाली किया था सिलेंड्रिकल। सर कैसा दिखता है सिलेंड्रिकल? सिलेंडर जैसा दिखता है। अच्छा समझ गए? हाँ। दूसरा इसने क्या किया था? मेटल ऑक्साइड की स्टोइकियोमेट्री डिसाइड की थी। क्या किया था? मेटल ऑक्साइड की स्टोइकियोमेट्री। मेटल ऑक्साइड जो थे उसकी क्या डिसाइड की थी? स्टोइकियोमेट्री। हम बोलते हैं कि भाई एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है, तो इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सपना आया था आपको कैसा ही बनाना है Al2O3। अब ऐसा ही बोले, चलो ऐसा है कि हर एक में ऐसा ही बनता है। मान लो चलो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है तो ये जो आप बना रहे हो ना, वो सिखाया था किसने? कान कार्टेस ने। ये स्टोइकियोमेट्री है ना, मेटल ऑक्साइड कैसे बनता है, वो उसने सिखाया था। आपको मैंने सिखाया पर मेरे को इसने सिखाया था। किसने? कान कार्टेस। समझे कि नहीं? हाँ। मान लो ये सोडियम और ऑक्सीजन है तो हम क्या बनाते हैं? Na2O बनाते हैं। समझे कि नहीं? तो हम जो नहीं बनाते M2O बनाते हैं, MO बनाते हैं, M2O3 बनाते हैं, फिर मोटू पतलू बनाते हैं, मतलब MO2। समझे कि नहीं? तो कौन सा ऑक्साइड क्या बनेगा, वो जो हम बनाते हैं वो ऑक्साइड की क्या हुई? स्टोइकियोमेट्री। मेटल ऑक्साइड की उसको क्या बोलते हैं? और वो सिखाई थी किसने? और पहले क्या होता था पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल ऑक्साइड क्या बनेगा वो लिखा हुआ आता था। अभी का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें खाली क्या लिखे? एलिमेंट। पुराने जो पीरियोडिक टेबल थे उसके अंदर मेटल ऑक्साइड भी साथ में लिखे हुए होते थे। पहले ऐसा ट्रेंड था। न पुराने पीरियोडिक टेबल के फोटो देख रहे हो ने तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करूंगा, देख लेना। टेलीग्राम में हो न सब लोग? ना हो तो वहाँ जाना है ऐसे, क्लियर न? बाकी ऊपर मैं टेलीग्राम चालू करके गया हूँ, खबर है ना, ऊपर प्रोजेक्टर, उसमें फोटो भेजूंगा, देख लेना पुराने पीरियोडिक टेबल कैसे दिखते थे। समझ? जो आप सोच रहे हो इतना मजा नहीं आएगा, लेकिन देख लेना। मैं आपको ऐसा लगा कि ना एकदम गोवा के बीच जैसे दिखते होगे, तो ऐसा नहीं है। अच्छा समझ गए? तो कान काटे, इस समझ में आ गया। तो वो हिस्ट्री में सबसे पहले कौन आया? क्या किया? आके ट्राइड दिया, चला गया। फिर कौन आया? के क्या किया? बस चला गया। समझ गए? अब आया न्यूलैंड। कौन आया? न्यूलैंड।
ये लिखा इसका क्या कंट्रीब्यूशन था। हमें खाली इतना पता होना चाहिए किसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया। कंट्रीब्यूशन ही बोलते ना आप लोग इंग्लिश में। कंट्रीब्यूट। डॉबरनर का कंट्रीब्यूशन क्या था? तो ट्राइड। कार्न कार्टेज का कंट्रीब्यूशन क्या था? सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल एंड स्टोइकियोमेट्री ऑफ मेटल ऑक्साइड। इससे ज़्यादा कुछ पता होना चाहिए। अब हिस्ट्री 4 पेज का दिया है बुक में, उसमें से खाली 4 लाइन सीखनी है, बाकी सब बकवास। समझ गए? अच्छा, फिर है आगे। चलो फिर आगे। न्यूलैंड आया। कौन आया? स्पेलिंग में मत जाना अभी। चलो न्यूलैंड। न्यूलैंड है ना, म्यूजिशियन था। क्या था? ये केमिस्ट कम म्यूजिशियन ज़्यादा था। सा रे गा वा प ध नि सा। समझे कि नहीं? बस वही। हाँ, सा रे गा मा प ध नि सा रे। समझ गए ना? वही है, सा रे गा मा प ध नि सा रे। फिर से सा रे गा, फिर से मतलब यही होगा ना। अब देखो ये सा है। क्या है? सा, मतलब ये सा है। फिर सा कितने डिजिट के बाद आता है? 8। मतलब 1 2 3 4 5 6 7। नहीं, इसको नहीं गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से क्या आएगा? सा। मतलब दूसरी बार लिखे तो आप ऐसे कंटिन्यू लिखते जाओ। मतलब सा रे गा मा प ध नि सा रे सा। समझे कि नहीं? गा मा। क्लियर? चलो ये गा है। क्या? दूसरा गा इससे कितना दूर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। समझे कि नहीं? इसको खुद को गिनना है कि नहीं वो चेक कर। इसको खुद को नहीं गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर से क्या आ गया? सा। इसको खुद को नहीं गिनना है। समझ गए कि नहीं? 8 लेटर के बाद वापस क्या आता है? सा। मान लो यहाँ पे माँ है। क्या है? माँ। तो नया माँ उससे 8 लेटर पे दूर होगा। समझ गए? गिनना नहीं गिनना 2 नंबर की बात है। एक डिजिट के बाद दूसरा डिजिट कितना दूर होता है? 8 नंबर। तो उसने ऐसा बोला था कि हम अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखें, आज के हिसाब से, मतलब आज जो है एटॉमिक नंबर उसके हिसाब से देखें, तो क्या होगा कि मान लो किसी का नंबर 3 है। क्या है? 3। तो 11 नंबर और 3 नंबर की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। मतलब इससे 8 डिजिट दूर जाने पे प्रॉपर्टी सेम। अब 11 से 8 नंबर दूर जाए तो 19। तो 3 11 और 19 की प्रॉपर्टी सेम। अब देखते हैं 3 नंबर कौन है? लिथियम। 11 नंबर कौन है? सोडियम। 19 नंबर कौन है? अब बोला इससे 8 नंबर और जाओ। 19 और 8 19 और 8 26 होते हैं। ऑनलाइन पढ़ोगे। चलो 19 और 8 खाली मस्ती करूँ तो पर्सनल को बोले 8। चलो कितने होते हैं? 27। तो क्या हो गया? कोबाल्ट। क्या हो गया? कोबाल्ट। अब कोबाल्ट इनकी प्रॉपर्टी में आ जाए। ये तो सब कौन आते हैं? ली ना की रब से। तो इसका कहाँ तक चला? यहाँ तक। चलो भाई, यहाँ तक तो सही था उसका ऑक्टेट। इसका 3 नंबर, इसका 11, इसका 19। तो 8 नंबर छोड़ के क्या आ रही है? सेम प्रॉपर्टी। तो उसने ऐसा बताया जैसे सारे गामा पौधा नहीं सा, उसमें 8 लेटर के बाद वही लेटर क्या हो रहा है? रिपीट। तो ऐसा कि पीरियोडिक टेबल में भी हो रहा है कि आप किसी एटॉमिक नंबर को चूज कर दो, उससे 8 नंबर दूर जाओ, तो वैसा का वैसा एलिमेंट रिपीट, वैसा का वैसा एलिमेंट रिपीट। लेकिन ऐसा कहाँ तक होता है बोलो? कैल्शियम तक, उससे आगे नहीं। मतलब 20 नंबर तक ही ऐसा होता है, उससे आगे ऐसा। समझ गए? तो न्यूलैंड ने क्या बताया था? ऑक्टेट रूल बताया था। क्या बताया था? क्या बोला इसको? न्यूलैंड के रूल को क्या बोला? ऑक्टिव। कौन सा रूल बताया था? उसने ट्राइड दिया था, इसने क्या दिया था? ऑक्टिव दिया था। क्या दिया था? आप कोई पूछेगा भाई न्यूलैंड ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, तो न्यूलैंड ने क्या दिया था? ऑक्टिव। क्या दिया था? ऑक्टेव। ऑक्टेव दिया था। क्या दिया था? अब मैं डायरेक्ट गुजराती में से इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं देखी नहीं है बुक में जी। चलो, मतलब गुजराती मीडियम में पत्ता पत्ता रटा हुआ है। समझ गए? हाँ, इंग्लिश डायरेक्ट ऐसे जो अंदर से निकल रही वो। ऑक्टेव। क्या दिया था? समझ गए? ऑक्टेव मतलब क्या है कि भाई ली बे बो का ना ओ
फ नी फिर ना। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इससे 8 नंबर दूर गए तो इसके जैसा आया वापस। इसके जैसा मतलब ली का ली नहीं आया, लेकिन प्रॉपर्टी जैसे म्यूजिक में वर्ड सेम आते हैं, इसमें प्रॉपर्टी सेम आती है। ऐसा इसने बताया कि इसने न्यूलैंड, यानी इस रूल को न्यूलैंड का कौन सा रूल बोलते हैं कि भाई 8 नंबर दूर जाने पे प्रॉपर्टी रिपीट होती है, रिपीट होती है, रिपीट होती है। हाँ, और केके का भूल गया मैं, केके ने बोला था 7 नंबर दूर जाने पे प्रॉपर्टी रिपीट होती है। कितने नंबर? 7 नंबर दूर जाना, लेकिन वो गलत था। लेकिन खाली उसने ऐसा बोला था कि भाई 7 नंबर दूर जाने से ये 7 है नहीं, केके ने बोला था कि 7 नंबर दूर जाने पे प्रॉपर्टी रिपीट होती है। केके कौन? कान काट बताना भूल गया। मतलब केके ने 3 बातें बताई थी, एक तो सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल, दूसरा स्टोइकियोमेट्री ऑफ मेटल, और तीसरा बताया था उसने हाँ सेप्टिव उसका। हाँ लिमिट, सबकी लिमिटेशन इसीलिए नया आ रहा है। जब तक नए नए साइंटिस्ट आते जाएंगे समझ लेना आगे वालों में क्या है लिमिटेशन। और इसकी लिमिटेशन क्या है? वो तो गलत ही था केके, तो केके की खाली मेटल स्टोइकियोमेट्री सही थी, बाकी सब गलत था। इसकी लिमिटेशन कहाँ तक है? कैल्शियम। कैल्शियम से आगे न्यूलैंड काम नहीं करे। आप देखो यहाँ तक काम किया ना 19 नंबर तक, 20 नंबर में काम नहीं करेगा। मान लो इसके बाजू वाला बेटा मांगे कार, ये कौन सा नंबर? 4, ये 12 और ये 20 सही। इसके आगे गलत। कौन? न्यूलैंड। हाँ, इसके बीच में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 8। इसके बीच में कितने आ जाएंगे? समझ गए? तो न्यूलैंड ने ऑक्टिव रूल दिया था, जिसको उसने किसके साथ कंपेयर किया था? सारा गामा पतनी शाह के साथ। लेकिन वो भी खाली कहाँ तक सक्सेसफुल रहा? कैल्शियम तक, उससे आगे सक्सेसफुल नहीं है। और न्यूलैंड ने जो दिया था उसके अंदर उसने 11 कॉलम बनाई थी। कितनी कॉलम बनाई थी? मतलब उसने 11 ग्रुप बनाए थे। कितने? 11 ग्रुप और 56 एलिमेंट को उसने अरेंज किया था। किसने? न्यूलैंड। ये खाली इंफॉर्मेशन है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर से बता दो, डॉबर्न ने ट्राइड दिया, केके ने सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल दिया और न्यूलैंड ने ऑक्टेव दिया। बस इतना नॉलेज मिला, बहुत है आज के लिए, समझे? आगे देखते हैं न्यूलैंड के बाद कौन आया। चलो पहले कौन आया? डॉबर्न, फिर केके, फिर न्यूलैंड। अब 2 साइंटिस्ट आए साथ में, 2 आए साथ में, एक साथ 2 अलग अलग कंट्रीज में, एक साथ 2 अलग अलग कंट्रीज में। एक था लोथर मेयर। कौन था? लोथर मेयर। और दूसरा था मेंडेलीफ। एक साथ 2 आए, एक आया लोथर मेयर और दूसरा आया मेंडेलीफ। इसका नाम है दमित्री इवानोविच मेंडेलीफ। क्या नाम है? दमित्री इवानोविच मेंडेलीफ। अपना कोई ससुर लगता नहीं है तो अपन इसको मेंडेलीफ बुला सकते हैं। किसी को रिलेशन करना हो उनकी बेटी बेटे के साथ तो वो प्यार से दमित्री इवानोविच मेंडेलीफ ऐसा बुला सकते हैं। सोच लेना, क्लियर? फोटो देख लेना इसकी, फिर आप पीछे की पीढ़ियाँ कैसी होगी समझ सकते हो। तो लोथर मेयर क्या है? लोथर मेयर, तो लोथर मेयर ने क्या किया था? तो लोथर मेयर ने ग्राफ बनाए थे। क्या बनाए थे? ग्राफ। मतलब कैसे ग्राफ बनाए थे? तो इन्होंने एटॉमिक वेट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया था। किस बार? एटॉमिक वेट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया था। एटॉमिक वेट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया था। तो उन्हें जो ग्राफ मिला वो ऐसा मिला, क्लियर? मतलब झिकझैक ग्राफ मिला। कैसा मिला? ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं? नया कॉलगेट झिकझैक। मतलब आप उसको कैसे भी मोड़ सकते हो, कुछ भी। झिकझैक मतलब समझते हो ना, ऐसे वांका चुंका, क्लियर? तो एटॉमिक वेट और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी समझते हो ना, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको, और तो क्या फ्रीक्वेंसी, क्लियर? मतलब एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी, उसका ग्राफ बनाया था उसने। एटॉमिक वेट और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ उसको कैसा मिला? झिकझैक मिला था। खाली ये बताना चाह रहा था कि भाई एटॉमिक वेट के हिसाब से हम अरेंज कर सकते हैं किसको? एलिमेंट को एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया जा सकता है, ऐसा खाली इसने बताया था, क्लियर? बाकी इसने कुछ काम नहीं किया था। मेयर ने खाली क्या बनाया था? ग्राफ।
और ये पीरियोडिक टेबल बनाने की तैयारी में था। किसमें था? पीरियोडिक टेबल बनाने की तैयारी में, मतलब एटॉमिक वेट पर से पीरियोडिक टेबल बनाने जा रहा था। और इस तरफ मेंडलीव जो दूसरी कंट्री में थे, ये भी दूसरी कंट्री में था। मेंडलीव भी अपना पीरियोडिक टेबल बना रहा था। मेंडलीव भी इसी पे चल रहा था कि भाई एटॉमिक वेट पर से हम क्या बनाएंगे, पीरियोडिक टेबल। लेकिन वो क्या था, केमिकल प्रॉपर्टी को भी साथ लेके चल रहा था। ऐसा नहीं था सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक वेट को ही देख रहा था, वो प्रॉपर्टीज भी देख रहा था साथ में। किसको देख रहा था? प्रॉपर्टीज। दूसरा, अगर उसको ऐसा लगता था कई जगह के एलिमेंट नहीं है, कई जगह ऐसा लगा कि भाई एलिमेंट नहीं है, तो वो जगह खाली छोड़ देता था। क्या करता था? जगह खाली छोड़ देता था। मतलब ऐसा लगे भाई यहाँ एलिमेंट नहीं है। कुछ एलिमेंट की क्या डिस्कवरी नहीं हुई थी। जब मेलेडिव आया तब 63 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी। कितनी? इससे ज़्यादा एलिमेंट्स के बारे में पता नहीं था। तो उसने क्या किया था, कहीं कहीं जगह छोड़ दी थी। मान लो कि भाई ये बोरोन है, एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पे उसने जगह छोड़ दी थी। क्लियर? बैंगन, आलू, गाजर। फिर डायरेक्ट इसने यहाँ पे लिया था इन, मतलब इंडियम को उसने यहाँ लिया। उसने यहाँ पे जगह छोड़ दी, एल्यूमिनियम के नीचे क्या की थी? जगह छोड़ दी। क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि भाई एल्यूमिनियम और इंडियम का जो एटॉमिक वेट का डिफरेंट है वो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा डिफरेंट आना चाहिए नहीं। अगर डिफरेंट ज़्यादा है इसका मतलब यहाँ पे बीच में कुछ होना चाहिए, तो उसने जगह छोड़ दी थी। इसीलिए इसको मतलब ऐसा माना गया है कि ये भाई अच्छा एस्ट्रोलॉजिस्ट भी रहा होगा। मतलब इसने पहले से ही अनुमान लगा लिया होगा कि यहाँ पे कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होगा। क्लियर? समझ गए कि नहीं? मतलब इसकी दीर्घ दृष्टा बोला जाता है इसको, नहीं बोलते वो कि भाई ये पहले से होने वाली चीज़ों को महसूस कर पा रहे, वैसे एस्ट्रोलॉजर जैसे। समझ गए कि नहीं? ऐसा उसने किया था। किसने? मेंडलीव। अब देख रहे थे मेंडलीव ने क्या क्या किया था, वो समझ लेते हैं कौन सी चीज़ें उसकी अच्छी थी। तो मेंडलीव ने एक तो पीरियोडिक टेबल बनाया था। क्या बनाया था? पीरियोडिक टेबल। जो फोटो आपको दी हुई है वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की है बुक के अंदर। चलो, एक फ़ोटो दिया होगा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल कैसा था, उसका फ़ोटो आपको दिया है। तो ऐसा था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, ये यहाँ पे दिया हुआ है आपको मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने जो ग्रुप बनाए थे वो कितने थे? गिन लो आप, कितने ग्रुप हैं मेंडलीव के? ऐसे कॉलम कितनी है वो गिनो, कॉलम गिनो। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम है। आपको कितनी दिख रही है? हाँ, 9 ही है, बराबर। और ग्रुप कितने हैं? मतलब पीरियड कितने हैं? 7। कितने पीरियड है? 7। आड़ी कितनी दिख रही है? 7। समझ गए ना? तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल था वो ये टाइप का था। दूसरा देखो आप, मेटल ऑक्साइड को भी लिखा है उसने, नीचे लिखा है मेटल ऑक्साइड। उस टाइम ऐसा ट्रेंड था कि पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल ऑक्साइड को भी लिखा जाए। क्लियर? जो पहले कॉलम है उसको 0 कॉलम नाम दिया है। क्या नाम दिया है? तो ध्यान रखना, मेंडलीव ने पहले कॉलम को क्या नाम दिया था? 0 कॉलम। और उसके अंदर उसने इनर्ट गैस को रखा था। किसको रखा था? समझ गए? फिर उसने कॉलम 1 दिया है, और वो अपना ही है, हेलिना की रब से फरियाद, उसी टाइप का है। फिर उसने कॉलम 2 दिया, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाइक, उसी हिसाब से। फिर उसने कॉलम 3 दिया, बैंगन, आलू, गाजर, इन, चेला। समझ गए? ओके, ये गाजर लिख लिया है, बाकी गाजर उस टाइम डिस्कवर हुआ नहीं था। मतलब ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल चलो कोई नहीं। फिर इसने कार्बन, सिलिकॉन, करिश्मा सिल्वा, गाय की संग। ओके, मतलब ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल हमें दिया गया है। चलो खाली ये देख लो, फोटो देख लो, ये किसका पीरियोडिक टेबल है? मेंडलीव का। ध्यान रखना, इनर्ट गैस को कहाँ रखा था? 0। समझ गए? ओके, लो पकड़ो। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि फोटो ड्रॉ करके दिखाओ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, बराबर। चलो ध्यान रखना, इनर्ट गैस को कहाँ रखा था? इनर्ट गैस को कहाँ रखा था? 0 कॉलम में, मतलब 0 ग्रुप में रखा था इसने इनर्ट गैस को। क्लियर? ये इसकी पहली मतलब अच्छी बात कि सब इनर्ट गैस को उसने एक साथ लिया 0 कॉलम में। चलो दूसरा उसने क्या किया था मेंडलीव ने, ये समझना। तो जो एलिमेंट की डिस्कवरी बाकी थी उसके लिए उसने एम्प्टी स्पेस की थी। क्या रखी थी? एम्प्टी स्पेस। जो अनडिस्कवर्ड थे, जो क्या थे? अनडिस्कवर्ड। क्लियर? उसके लिए क्या रखा था? एम्प्टी कॉलम। क्या रखा था? एम्प्टी कॉलम। मतलब उनका कॉलम उसने खाली रखा था जो कैसे थे? अनडिस्कवर्ड।
मैं आपको दिखा देता हूँ कि एल्यूमिनियम के नीचे उसने एक कॉलम खाली रखा था। किसके नीचे? एक कॉलम उसने सिलिकॉन के नीचे खाली रखा था। किसके नीचे? सिलिकॉन। और ऐसा बताया गया है कि बोरॉन के नीचे भी उसने एक कॉलम खाली रखा था। अब ये मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब कुछ बुक्स में मैंने पढ़ा है, इसलिए यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड ये सिंबल है मेरा। क्लियर? एल्यूमिनियम के नीचे जो जगह खाली रखी थी उसने बोला था इसको इक्का एल्यूमिनियम। क्या बोला था? इक्का एल्यूमिनियम। मतलब एल्यूमिनियम के नीचे जो उसने जगह खाली रखी थी उसको क्या बोला था उसने? इक्का एल्यूमिनियम। इक्का यानी नेक्स्ट, इक्का यानी नेक्स्ट, कि भाई फ्यूचर में एल्यूमिनियम के नीचे कुछ आ सकता है और उसका नाम इक्का एल्यूमिनियम। बाद में उसका नाम गैलियम रखा गया। क्या रखा गया? गैलियम। लेकिन उसने जो नाम रखा था वो इक्का है। फिर उसने बोला कि सिलिकॉन के नीचे भी मेरे को सेट नहीं बैठ रहा है तो मैं जगह खाली रख रहा हूँ, और उसका नाम उसने दिया था इक्का सिलिकॉन। क्या दिया था? इक्का सिलिकॉन। और उसने इक्का बोरॉन भी बताया था। क्या बताया था? इक्का बोरॉन। क्लियर? ध्यान रखना, बाद में जब वो जगह फुलफिल हुई तो एल्यूमिनियम के नीचे जो आया वो गैलियम था। कौन था? गैलियम। सिलिकॉन के नीचे जो आया वो जर्मेनियम था, और बोरॉन के नीचे जो आया वो स्कैंडियम था। कौन था? स्कैंडियम। मतलब बिल्कुल बोरॉन के नीचे नहीं था, बोरॉन की बाजू वाले लाइन में नीचे था, ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर? मतलब नए पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। तो उसने 3 एलिमेंट्स की जगह खाली रखी थी, एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन। एक का सिलिकॉन आफ्टर डिस्कवर जर्मेनियम बन गया, एक का एल्यूमिनियम गैलियम बन गया, और एक का बोरॉन स्कैंडियम। और ऐसा नहीं था खाली जगह खाली रखी थी, उसने उनकी डेंसिटी का भी एक अप्रोक्सीमेशन किया था कि भाई अगर एक का एल्यूमिनियम आएगा तो उसकी डेंसिटी ये रहेगी। उसने ऐसा अनुमान लगाया था उसका, मतलब क्या बोलते हैं अनुमान को, उसका प्रिडिक्शन था उसका कि भाई डेंसिटी है वो मतलब 1 पॉइंट के ऐसा कुछ आएगी न। जब रियल में आई तो वो भी इतनी थी। समझ गए? फिर उसने बताया था कि जो नया एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक वेट इतना होगा, और जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो उसका एटॉमिक वेट उसके आसपास ही था। कितना था क्या था याद नहीं रखने का, उसने खाली जो प्रिडिक्ट किया था वो एक तो डेंसिटी प्रिडिक्ट की थी, क्या, फिर एक एटॉमिक वेट प्रिडिक्ट किया था, और एक उसने प्रिडिक्ट किया था कि जो नया एलिमेंट बनेगा ना उसके फॉर्मूले ऐसे बनेंगे। मतलब ये Al2O3 बनता है ना, तो इक्का का उसने ई रखा था। क्या रखा था? ई। तो बोला था Ea2O3 बनेगा। क्या बनेगा? Ea2O3। मान लो इसका बनता है AlCl3। क्या बनता है? Al। तो नया आएगा वो ECl3 बनाएगा। क्या बनाएगा? EC। मतलब जो नया एलिमेंट आने वाला है वो कैसे ऑक्साइड बनाएगा, कैसे हैलाइड बनाएगा, वो भी उसने प्रेडिक्ट कर दिया था। समझ गए? हाँ, तो वो एक टेबल दिया है, उसमें मेंडलीफ ने क्या प्रेडिक्ट किया था, एक्चुअल में क्या निकला वो बताता हूँ मैं। ये सब नॉलेज है। क्या है? नॉलेज। रट्टा मारी नेकड़ी ना पड़ता। હું 8 વર્ષથી ભણું, મેં હાથે કરીને કદી યાદ નહીં કર્યું કે એને કેટલી ડેન્સિટી કીધી, નેકળી કેટલી, તો તમે ડાયાથિંગ કર ના દેતા, ખાલી કહું કે એણે એવું પ્રિડિક્ટ કર્યું હતું, તો એ ખબર હોય કે વેન્ડરલિફને એવું પ્રિડિક્ટ किया था। क्लियर? बाकी कुछ लोग तो क्या करके आएंगे कि हाँ चलो देखो, अब ये रहा, ये टेबल है, इसने प्रॉपर्टी क्या, एक का एल्यूमिनियम, क्या है, एक का एल्यूमिनियम। उसने बोला था कि एटॉमिक वेट कितना आएगा, 68। जब एक्चुअल दिखला, फाउंड किया तो कितना निकला, 70। और ये उसके मरने के बाद हुआ था। उसने पहले बोल दिया था कि 68 आएगा, फिर मेंडलीफ चल बसा, उसके बाद गैलियम की डिस्कवरी हुई, और जब डिस्कवरी हुई तो पता चला कितना है, 70। तो कितना अच्छा प्रेडिक्शन रहा होगा उसका, समझ गया कि नहीं। फिर उसने बोला था डेंसिटी 5.9 होगी, एक्चुअल कितनी निकली, 5.94। उसने बोला था कि इसके मेल्टिंग पॉइंट लो होंगे, कितने होंगे, लो, और निकले कितने, 302 केल्विन। चलो 302 केल्विन मतलब कितना हुआ, 29 सेल्सियस। कितना हुआ, नहीं समझे, इतना ही हुआ ना, 273 केल्विन, 273 केल्विन मतलब 0 सेल्सियस, हाँ 298 केल्विन मतलब 25 सेल्सियस। तो 29 सेल्सियस कोई ज़्यादा है क्या, कम ही है ना, तो मतलब लो होंगे। क्लियर। फिर उसने बोला था कि फॉर्मूला क्या बनेगा ऑक्साइड का, E2O3, हैलाइड का ECl3। तो वैसा हुआ बाद में, वैसा इसीलिए लोग मानने लगे कि ना भाई मेंडलीफ तो है, मेंडलीफ था। समझ गए कि नहीं। फिर जर्मेनियम का उसने बोला 72, निकला कितना, 72.6। नहीं ये रट्टा मत मार जो बापा। फिर 5.5 कितना निकला, 5.36। हाई बोला तो हाई निकला था, क्या, मेल्टिंग पॉइंट। फिर EO2 बोला तो GeO2 निकला उसका, और वो तो यही होता है, कार्बन का CO2 हो तो उसके नीचे वाले का GeO2 होना चाहिए। फिर समझ गए ना, फिर हैलाइड का GCl4, समझे। तो मेंडलीफ ने इतना ही नहीं था कि सिर्फ उनके लिए एम्प्टी स्पेस रखा था,
उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका एटॉमिक वेट, उनकी डेंसिटी, उनके ऑक्साइड, उनके हैलाइड कैसे हो गए, उनके बारे में प्रेडिक्शन दिया था जो बाहर जाके सही निकला। क्लियर? तो मेंडेल का पहला कंट्रीब्यूशन क्या था, इनर्ट गैस को 0 नंबर दिया। दूसरा कंट्रीब्यूशन जो अनकवर्ड थे, अनडिस्कवर्ड थे, उनकी भी उसने क्या की थी, पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था। क्लियर? ये दूसरा कंट्रीब्यूशन है। अब तीसरा देखना, इसका लिखा, मेयर का लिखा कि नहीं? मेयर ने कुछ नहीं, ग्राफ बनाया इन मजे के ये बस। फिर मेंडलीफ, समझ गए? अब सब में और मेंडलीफ में क्या फर्क था वो दिखाता हूँ। सब में और मेंडलीफ में क्या फर्क था। सब लोग क्या करते थे, एटॉमिक वेट को भगवान मानते थे। क्या मानते थे? मतलब सबका यही कि एटॉमिक वेट जैसे इंक्रीज कर रहा है वैसे रखो, जैसे एटॉमिक वेट इंक्रीज कर रहा है वैसे रखो। इसने बोला था ना भाई, मान लो हम डॉबनर का देखें, किसका देखें, तो डॉबनर ने क्या किया था, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे एलिमेंट को अरेंज किया था। किसके? एटॉमिक वेट। देखो एटॉमिक नंबर अभी तक फाइंड हुआ ही नहीं था, किसी को प्रोटॉन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मतलब एटॉमिक नंबर की अभी डिस्कवरी हुई नहीं है, हम पीछे जा रहे हैं। एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हुई नहीं, एटॉमिक मास सबको मिल गया था। क्लियर? आप बोलोगे सर नंबर के बिना मास कैसे मिल गया? वो मीटर था ऐसा, स्पेक्ट्रोमीटर, उससे मिल जाता था मास। बराबर? चलो अब ध्यान रखना, डॉबनर ने ये बनाया था लीना के, क्या बनाया था, लीना। तो उसने क्या किया, इसका एटॉमिक मास 7, इसका एटॉमिक मास 23 और इसका एटॉमिक मास 39। तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया था, अरेंज। समझे कि नहीं? फिर उसने क्या बनाया था, कार, स्कूटर, बाइक। तो उसमें भी उसने यही किया था कि इसका 40, इसका 88, इसका जो भी है, मतलब एटॉमिक मास के हिसाब से क्या किया था, अरेंज। मतलब वो यही बोलते थे कि भाई एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया करो। कौन? डॉबनर। फिर आया के ने भी वही किया, एटॉमिक मास के हिसाब से इंक्रीज कर दिया। फिर आया न्यूलैंड ने भी क्या किया, एटॉमिक मास के हिसाब से ऑर्डर बनाया था। मतलब हम समझोगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो वही था कि इसका 7, इसका 9, इसका 10, इसका 12, इसका 14। समझ गए क्या नहीं? फिर नाइट्रोजन के बाद क्या, ऑक्सीजन का 16, फिर फ्लोरीन का 19। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही डालते रहते थे ये लोग, किसके, एटॉमिक वेट। लेकिन मेंडलीफ ने ऐसा नहीं किया था। मेंडलीफ ने जनरली तो यही किया था कि भाई एटॉमिक वेट अगर बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से अरेंज करो, लेकिन कहीं कहीं उसने ऐसा नहीं किया। ऐसी 2-3 जगह है जहां उसने ऐसा नहीं किया। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी जगह मेंडलीफ ने ऐसा नहीं किया। तो एक तो उसने आरके में ऐसा नहीं किया। किसमें? आरके, आर्गोन और पोटेशियम के केस में मेंडलीफ ने ऐसा नहीं किया था। चलो मैं दिखाता हूँ, पहले ऐसा किया है वो देखो, फिर ऐसा नहीं किया है वो देखो। मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल निकाल के बैठना, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल निकाल के बैठना। चलो आप देखो हीलियम, चलो आप पहले मत देखो, दूसरा ही देखो। क्लियर? देखो लिथियम का कितना है, 7, नीचे लिखा हुआ है एटॉमिक वेट। लिथियम का कितना है, 7। नहीं है आपके पास, रख। लिथियम का 7। फिर आप देखो बेरिलियम का कितना, 9। फिर बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19। कैसे अरेंज है, इंक्रीजिंग में। चलो फिर नियोन का कितना, 19। फिर सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, 28, 31, 32, 35। कैसे अरेंज है, इंक्रीजिंग में। अब देखना आर्गोन और पोटेशियम का। आर्गोन का कितना, 38, पोटेशियम का कितना, 39। अरे ये पागल है क्या, आर्गोन का 40 होता है। आर्गोन कितना होता है, 40 होता है आर्गोन का। ये गलत है, 38 नहीं आएगा, 40 आएगा आर्गोन। और मैंने सिखाया भी आर्गोन का 40 होता है, ऐसा एक्सेप्शन है, 40 होता है। कितना आर्गोन का, मतलब मेंडलीफ ने, चलो कितना होता है, 40। समझ गए ना? पत्थर ही फेंक दी थी बेचारे अपने प्रोडक्ट। ये मेंडलीफ का नहीं है, ये किसी ने डॉट डाया हुआ है कोई। मतलब थोड़ा अंदर ऊपर, बाकी ये मेंडलीफ के अंदर जर्मेनियम था ही नहीं, गैलियम भी नहीं था, नहीं तो डाल दिया है। मेंडलीफ को बदनाम कर रहे हैं ये लोग, समझे? बीजो तो नहीं आलू अंदर ना है तो मेंडलीफ नो।
ये किसी ने हड़ी करके भेज दिया है, मेंडलीफ का नहीं है भाई, बरोबर। प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में, एनसीईआरटी में सुधरो हराओ। चलो समझ गए ना कहूँ रमेश भाई, चलो आई जो टीवी में गमे त्यारे अब तो જોવા ડખા તમારા નોમના। चलो रमेश पोखरियाल नहीं यार, नहीं ना જોવો वीडियो भाई तो कई दू पासो। चलो अब शिक्षण मंत्री મને બનાવજો આ વખતે। क्या होता है समझ गए? मतलब आर्गन का 4 ही होता है, कितना 4, पोटेशियम का कितना है 39, तो इंक्रीजिंग हुआ डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग हुआ। क्या हुआ? 40 बड़ा होता है 39, तो यहाँ पे एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं चले। फिर पूछा सबसे मेंडलीफ ने कि भाई ऐसा क्यों किया तूने, कि देख ऊपर तो इंक्रीजिंग है, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग है, तो आर्गन पोटेशियम में ऐसा क्यों किया? तो उसने समझाया कि आर्गन का जो नेचर है वो नियॉन जैसा है। कैसा? और नियॉन और हीलियम के साथ मैच कर रहा है, तो आप अकेला एटॉमिक वेट को पकड़ के मत भागो, थोड़ा नेचर को भी देखो। किसको? नेचर। उसने बोला मुझे सही नहीं लग रहा है आर्गन को उस लाइन में रखना और पोटेशियम को यहाँ रखना, तो फिर उसने क्या किया, आर्गन को 0 कॉलम में ही जगह दे दी। कहाँ दे दी? और उसके ऊपर अड़मला भी हुआ था, लेकिन मेंडलीफ ने किसी की एक भी ना सुनी। उसने बोला कि ये भी इनर्ट है वो भी इनर्ट है, और उसको जगह दी। तो उस टाइम उसने बहुत बड़ा कदम उठाया था। कैसा बड़ा? क्योंकि पूरा गांव किस तरफ चल रहा था? एटॉमिक वेट, वो ग्राफ पे चल रहे थे सब कि एटॉमिक वेट बढ़ रहा है तो बस चलो आगे, समझे कि नहीं? लेकिन इसने यहाँ पे थोड़ा ऐसा किया, एक बार नहीं उसने 2 बार ऐसा किया। आगे देखो किस में किया उसने, टेलुरियम और आयोडीन में किया। किस में किया? टेलुरियम और आयोडीन। अब आप देखना टेलुरियम और आयोडीन में इसका है 127 और इसका है 127.4। आगे कौन आना चाहिए? टेलुरियम आगे आना चाहिए ना, इसने किसको आगे रखा? आयोडीन को। आप देखो 6 नंबर की लाइन देखो, 7 नंबर की लाइन कौन सी? 7। चलो सिल्वर का कितना? 107, चड्डी का 112, इंडिया 114, टीन 119, 120, 127 यानी 126। वैसे तो बढ़ रहा था, यहाँ पे अचानक से कम। तो उसने क्या किया, आयोडीन को आगे ले लिया, टेलुरियम को पीछे। एक्चुअल में क्या करना चाहिए था? आयोडीन को पीछे, टेलुरियम को आगे रखना चाहिए था। फिर लोगों ने आके उससे पूछा कि मेंडलीफ ये क्या किया तूने, तो उसने फिर से लोगों को समझाया कि आयोडीन की जो प्रॉपर्टी है वो किससे मैच कर रही है? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से। इसीलिए मैं एटॉमिक वेट को नहीं देख सकता, मैं देखूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज। और बता दूँ ये भी उसका एक बहुत बड़ा कदम था। चलो और कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है? चलो ढूंढ के बताओ कहीं ऐसा लग रहा है तो आपको, और कहीं लग रहा है ऐसा? चलो पूरे पीरियोडिक टेबल में से ढूंढ के बताओ कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि इसने ऐसा किया है तो। चलो आरके में किया, फिर टेलुरियम और इसमें किया, फिर कहीं लग रहा है तो बता दो। चालीस, 44, 48, 51, 52, 55, 55, 59, આવું નહીં લાગતું બરાબર? પછી 81, 85, 87, 89, 90, 94, 96, 101, 103, 106 એવું નહીં લાગતું? એટલે બધા દેખી લો કોઈ એવું લાગતું હોય તો। 128, 132, 138, 39, 40 નહીં લાગતું? 73, 83, 84, 91, 93, 94 નહીં લાગતું? 97, 200, 204, 206, 208 नहीं लगता? 24, 32, 39 नहीं। खाली 2 जगह ऐसा लग रहा है, एक तो आरके आर्गन पोटेशियम और एक टैंग, समझ गए ना? टेलुरियम और आयोडीन। तो ये एक मेंडलीफ का मतलब क्या था, प्लस पॉइंट था कि उसने सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक वेट को ना देखते हुए किसको देखा? केमिकल प्रॉपर्टीज को। नहीं, ये फ़ायदा इसको लोथर मेयर की वजह से मिला था। किसकी वजह से? मेयर। लेकिन मेयर को जो ग्राफ मिला ना वो ऐसा मिला होता ना तो इसका मतलब एटॉमिक वेट एकदम परफेक्ट जा रहा है, लेकिन उसको ग्राफ कैसा मिला था? इसका मतलब एटॉमिक वेट पे ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए नहीं, और उसी बात का फ़ायदा उठाते हुए मेंडलीफ ने ये काम किया था। क्लियर? तो मेंडलीफ की उस उतने पुराने टाइम में इतनी सारी प्रेडिक्टेशन को देखते हुए फिर मेंडलीफ को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऐसा उसको मान दिया गया। समझ गए नहीं? मतलब उसने ज़्यादा काम किया है। देखो वो ट्रायड दे के चला गया, ये तो कोई बात थी यार। वो आया सारे गाँव पदनिशा करके ये चले, वो बोला कि ना भाई सिलेंड्रिकल है, तो ये कोई बातें नहीं थी। मेंडलीफ की बातें थी वो बहुत बड़ी बड़ी बातें थी। वो आया भाई ग्राफ दोहरी के जिगजैग है, चलो ये मतलब कोई अच्छी बात नहीं थी।
मैंडलीफ की बातें अच्छी थी कि भाई पीरियोडिक टेबल के अंदर उसने जगह छोड़ी थी, एक का एल्यूमिनियम एक का सिलिकॉन के बारे में बताया था, क्या उसकी डेंसिटी आएगी, क्या मेल्टिंग पॉइंट आएगा, उसके प्रेडिक्शन बहुत अच्छे थे। ऊपर से उसने सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक वेट को ही मतलब नहीं देखा, उसके साथ उसने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी ध्यान में रखते हुए आर्गन और जो भी टेलुरियम आयोडीन का पोजीशन था वो चेंज किया था। तो इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज इस महफिल में हम मेंडलीफ को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल घोषित करते हैं। क्लियर। और फिर एक मेंडलीफ ने रूल भी दिया था, पीरियोडिसिटी का रूल दिया था। क्या दिया था? पीरियोडिसिटी। उसने ऐसा बताया था कि कंपाउंड की जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो एटॉमिक वेट पे डिपेंडेड करती, किस पे? और इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी रूल ऑफ मेंडलीफ। क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी रूल ऑफ मेंडलीफ। समझ गए कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिसिटीज ऑफ देयर एटॉमिक वेट। क्लियर। जो भी है कल इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कल लिखवाएंगे कि मेंडलीफ ने क्या कहा था। समझ गए? तो हिस्ट्री समझ में आ गई। पहले कौन आया? रोबेंदर। फिर केके का आपके बुक में नहीं होगा, केके का है ही नहीं, है कि नहीं है? अंदर केके का वो मगज की नाश कहते हो है। फिर है न्यूलैंड, फिर है लोथर मेयर। लोथर मेयर का है। फिर है मेंडलीफ और सबसे अच्छा है मेंडलीफ। कल नील्स बोहर आएंगे। कौन आएंगे? नील्स बोहर। तो कल सब नए कपड़े पहन के सच बच के रहना क्योंकि बोहर साहब आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड प्लीज डोंट सब्सक्राइब।